हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, राइट, अगर हम लोग थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के माइंड मैप पे बात कर लें, ठीक है ना, कि भैया आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो माइंड मैप की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, लेट्स से यहां पे अपन माइंड मैप पे बात करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई एक तो ये जो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका जन्म कैसे हुआ है ना, राइट। ITF का जन्म कैसे हुआ, मतलब क्या होता है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, राइट। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा, एक ITF फंक्शन आपको पता चल जाएगा, तो एक ITF फंक्शन का ग्राफ बेसिकली हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक ITF फंक्शन का जो डोमेन एंड रेंज है वो हम एक कैसे लेके आते हैं, राइट, ओके। देन ये सब समझने के बाद हम लोग सीखेंगे कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, जैसे इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली किसी भी एक ITF फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है, तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, राइट। इसके लिए हम एक शॉर्टकट सीखने वाले हैं, राइट, और वही शॉर्टकट हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट आप एग्जाम में भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ITF का जन्म कैसे हुआ, एक ITF है क्या, ठीक है। सो ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बच्चों, राइट। मैं शुरुआत कर रहा हूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, राइट। लेट्स से मैंने शुरुआत करी भैया फंक्शन से, राइट, और मैं बेसिकली sin x फंक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? sin x फंक्शन की बात कर रहा हूं। sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और रेंज की बात करूं तो -1 to 1 ये क्या करता है, वैल्यू देता है, ठीक है। अगर मैं sin x की ग्राफ की बात करता हूं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या ट्रिग्नोमेट्री का ही बिल्कुल आइडिया ना हो। ऐसे सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज ट्रिग्नोमेट्री का हमारे जो CBSE क्लास वीडियोस चैनल है उस पे से ट्रिग्नोमेट्री 11वीं क्लास का जो डिटेल्ड वन शॉट है उसमें से अगर आप बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट भी देख लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं sin x के ग्राफ की बात करूं तो देखिए sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है ना, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ओके। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 तक जाती है, राइट। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक दिस पॉइंट इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, राइट, दिस इज वी कैन से 4 पाई, ठीक है। और अगर ग्राफ हम लोग इसको एक बार इधर को भी ले आए अगर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से -पाई, ठीक है। तो ये क्या है भैया, बेसिकली फंक्शन sin x का ग्राफ है, fx इक्वल टू sin x का ग्राफ है, ठीक है, राइट है क्या बच्चों? अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूं कि sin x फंक्शन की 0 पे अगर हम बात करें तो sin x की फंक्शन की 0 पे क्या वैल्यू है भाई, देखो ना बहुत ध्यान से, 0 पे 0 ही वैल्यू है। पाई पे क्या वैल्यू है, जब आप x की वैल्यू पाई लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, ठीक है भाई, देखो ना फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। जब आप x की वैल्यू 2 पाई लोगे, राइट, तो भी sin x की वैल्यू 0 ही आ रही है। जब आप x की वैल्यू 3 पाई लोगे तो भी sin x की वैल्यू 0 आ रही है।
आप समझ रहे हो ना वैल्यू कैसे आ रही है भाई? अगर आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तो साइन एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है तो वाई वैल्यू कितनी है भैया? बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या लिख रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो मैंने एक बात कही बच्चों कि भाई देख बहुत ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि यार साइन एक्स, राइट, साइन 0 की वैल्यू, या फिर लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, राइट? मैं क्या कह रहा हूं? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है? 1 है, राइट? तो इसका मतलब क्या ये कह दूं मैं कि साइन पाई बाई 2 पे अगर 1 है तो इस साइन को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस साइन को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 है। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? क्या ये इंटरचेंजेबिलिटी आप समझे कि यार साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 होगी, ठीक है? ऐसे हमारा एक आईटीएफ फंक्शन पैदा होता है। इसमें हम लोग पाई बाई 2 दे रहे हैं तो ये हमें 1 दे रहा है, यहां पे हम लोग 1 दे रहे हैं तो ये हमें पाई बाई 2 दे रहा है। आप समझ रहे, आ रही है आपको बात? तो ऐसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करता है, ठीक है? कि भाई साइन 90 पे 1 तो साइन इनवर्स 1 पे 90। तो साइन ये यहां पे 90 क्या होता था? यहां पे बेसिकली यहां पे एंगल होता था और आपको वैल्यू मिलती थी। इनवर्स फंक्शन में क्या हो रहा है? यहां पे वैल्यू दे रहे हैं और आपको वो एंगल वापस दे रहा है। डिफरेंस समझ में आया क्या? बट इसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? इसमें एक लफड़ा ये है मेरे भाई, इसमें एक लफड़ा ये है मेरे भाई कि जब ये चीज मैंने ना आगे फर्दर अप्लाई करी, मतलब मैंने कहा भैया कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 है, राइट? ठीक है? तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये है कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही है ना? इसका मतलब तो ये है कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये हुई कि साइन की वैल्यू पाई पे भी 0 है। तो अब आप कल को क्या कहोगे कि सर साइन इनवर्स 0 पे पाई हो जाएगा। अब आप खुद देखो कि यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साइन इनवर्स 0 पे आपको 0 भी मिल रहा है और पाई भी मिल रहा है, और ऐसा किसी फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे 2 इमेज फंक्शन में नहीं हो सकती। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इस आईटीएफ फंक्शन में कि यहां पे आके ये हमारा मामला गड़बड़ा गया, ठीक है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये जो फंक्शन है ये मैनी पोजीशंस पे एक ही वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये मैनी वन फंक्शन है। आप देखो ना, ये मल्टीपल जगह पे एक ही वैल्यू दे रहा है, 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0। तो इसका मतलब जब जब मैनी वन फंक्शन होगा तब तक हमें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने क्या तरीका निकाला? उन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी भी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू बना देंगे, ठीक है, तो उसमें इनवर्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी और फंक्शन इनवर्टिबल हो जाएगा, राइट? तो कहने का सर 1 1 एंड ऑन टू कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा। कहने का मतलब इस साइन एक्स के फंक्शन को अभी हम लोग पूरे रियल नंबर पे स्टडी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पूरे रियल नंबर पे स्टडी मत करो, पूरे रियल नंबर पे स्टडी मत करो, यानी कि एंटायर डोमेन में स्टडी मत करो। कह रहा है कि भैया साइन एक्स को सिर्फ और सिर्फ आप जहां हम कह रहे हैं उतना ही स्टडी करो, उतना ही स्टडी करो। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन में स्टडी करो। ये जो मैं आप बता रहा हूं, यानी कि साइन एक्स का जो फंक्शन है वो हमने प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 तक स्टडी करना है। अब ये वाली समस्या नहीं आएगी, है ना? अब साइन 0 पे ही 0 है, पाई पे 0 है भी नहीं, तो ये वाली समस्या नहीं आएगी, राइट? ठीक है ना? तो -π/2 से +π/2 में ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, राइट? और हमेशा इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके उन्होंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले 1 1 एंड ऑन टू बनाया,
और उसके बाद उसका इनवर्स डिफाइन किया, ठीक है ना। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि देखो जी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमें पूरे रियल नंबर पे नहीं पढ़ना है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, है ना, प्रिंसिपल डोमेन, है ना, प्रिंसिपल डोमेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको साइन एक्स कहां पढ़ने को बोल रहा है, -π/2 से +π/2 तक पढ़ो जी, ठीक है। और उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 तक जाएगी, राइट। और फंक्शन जो है आपका क्या है, f(x) = sin x, राइट। और ये फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल में -π/2 से +π/2 में जो आपकी प्रिंसिपल डोमेन है ना, ये प्रिंसिपल डोमेन है ना, राइट। कह रहा कि इसके अंदर 1 1 and 2 है, एंड हेंस फंक्शन इन्वर्टिबल है ना, एनहेंस इन्वर्टिबल है, राइट, एनहेंस फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब वो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो बनेगा कैसे, वो मैं यहां पे राइट साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको हटा दे रहा हूं भैया, ठीक है। अब ये वाली समस्या भी सारी हट जाएगी, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप कि भाई अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दे रहे हैं ना, यहां पे क्या लिख दे रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना भैया। हम अभी पढ़ रहे थे साइन एक्स, अब हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। और जैसे ही फंक्शन का हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं तो डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। तो यानी कि हमें -1 to 1 से, और ये जो प्रिंसिपल डोमेन है ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी, राइट है क्या, ये प्रिंसिपल रेंज बन गई। ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का, है ना, फंक्शन पैदा हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई मीनिंग क्या है, कि भाई साइन 90 पे अगर 1 देता है तो साइन इनवर्स 1 पे 90 देता है, यही बेसिकली मीनिंग है। तो मीनिंग वाइज तो आप इसको, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। मीनिंग वाइज तो आप अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ये मीनिंग वाइज हो गया, है ना। मीनिंग वाइज तो ये मीनिंग है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझिएगा, ये ग्राफ में थोड़ा सा दोबारा बना दे रहा हूं, है ना, ये ग्राफ में दोबारा बना दे रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। इस ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है, जरा बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2, और ये +1 और -90 पे माइनस, है ना, 1, ठीक है, ओके। ये किसका ग्राफ है, f(x) = sin x का ग्राफ है, कहां पे, प्रिंसिपल डोमेन में, ठीक है। इसको भी हमने हटा दिया, ओके। ये पूरी जानकारी अब आप प्लीज नोट करिएगा, ये पूरी जानकारी नोट करिएगा, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं बताया यार आपको, हमने कहा कि यार साइन 90 पे अगर 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 पे 90 होगा, राइट। ऐसा ही हम लोग फिर दूसरा केस ले रहे थे कि साइन 0 पे 0 है, लेकिन साइन पाई पे भी 0 था, तो साइन इनवर्स 0 2 वैल्यू दे रहा था, तो इसलिए आईटीएफ फंक्शन फेल हो रहा था, इसलिए हमने उसको पहले डोमेन काट के 1 1 and 2 बनाया, और 1 1 and 2 बनाने से वो इन्वर्टिबल बन गया, और इन्वर्टिबल बनने से फिर क्या हुआ, हमने वो एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो भैया अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक आईटीएफ फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ को कॉपी करूं, राइट, इस ग्राफ को मैं कॉपी कर दूं, तो अभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। ध्यान रहे जिंदगी में अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो आप y = x लाइन ड्रॉ करो। कौन सी लाइन ड्रॉ करो, y = x लाइन कैसी होती है, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x = 0 तो y = 0, ऐसी लाइन। इस लाइन के अबाउट अगर आप मिरर इमेज बना देंगे किसकी, ग्राफ की, देखो मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो ये जो हरे वाला ग्राफ है ना, वो बेसिकली आपका एक तरीके से साइन इनवर्स x का ग्राफ है ना, वो कैसा है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, राइट, ठीक है। हाँ, फिर क्या होगा, अभी x एक्सिस पे एंगल है, y एक्सिस पे नंबर है, बस आपको क्या करना है, x एक्सिस पे नंबर लेने हैं और y एक्सिस पे एंगल ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल
इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 आएगा और यहाँ पे -π/2 आएगा, राइट। और इस जगह पे, ठीक है ना, ये जो भी पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पे आपका 1 आएगा और इस जगह पे आपका -1 आएगा, राइट है क्या। तो फिर आप डोमेन में क्या ले रहे हो, नंबर ले रहे हो, और रेंज में आपको एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो ऐसे ITF का एक ग्राफ ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बता दिया कि अगर कभी भी आपको किसी भी ITF का ग्राफ बनाना हो तो आप उसके एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज बना लोगे तो आपसे काम बन जाएगा, ठीक है, राइट है क्या। तो ऐसे हमारे पास ITF का एक क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है भैया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था माइंड मैप में कि भाई ITF बताएंगे आपको, ITF का ग्राफ बताएंगे, ITF की डोमेन और रेंज बताएंगे, है ना। इनफैक्ट प्रिंसिपल रेंज हमने बताई आपको ITF की, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन ITF, राइट। सो ये हमें सीखना है। सो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक्चुअली 2 टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो अब टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। और ये मैं नॉर्मल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, वो वाले जो इन्वर्टिबल हैं। इन्वर्टिबल मतलब जो 1 1 and 2 है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 and 2 नहीं होते, है ना, लेकिन हमने क्या करा, उसकी डोमेन काट काट के बना दिया इन्वर्टिबल, ठीक है। तो अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो फंक्शन हो जाएगा sin x, cos x, tan x, राइट, cot x, sec x और cosec x, ठीक है ना। ये तो फंक्शन हो गया। नाउ वी विल राइट द डोमेन, और ये कौन सी डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है, हमने काट रखी है डोमेन, ठीक है। एंड दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज, ठीक है। सो प्रिंसिपल डोमेन विल बी व्हाट, ऑल रियल नंबर नहीं, -π/2 से +π/2, और रेंज क्या आई थी अपने पास, -1 to 1, ठीक है। ये तो इसका जीता जागता उदाहरण तो यही है ना, कि देखो ना, -π/2 से +π/2 में फंक्शन डिफाइन किया, फिर रेंज -1 to 1 गए, ठीक है। फिर cos x की प्रिंसिपल डोमेन होती है 0 to π। अब देखो, जिस बच्चे को cos x का ग्राफ पता है वो सिंपली क्या करेगा, उसको 0 से π तक काट के और उसको 1 1 and 2 फंक्शन बना के इन्वर्टिबल बना देगा। तो cos x 0 to π है तो रेंज विल बी -1 to 1। अच्छा, मैं जैसे पढ़ाता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि अरे यार बस ठीक है, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दो। मेरी कोशिश यही होती है कि नहीं यार, बच्चे को कम से कम इतना तो बता दो कि एटलीस्ट ये चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, 10x की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, क्योंकि 10 जो है वो 90 डिग्री या उसके किसी भी ऑड मल्टीपल पे, ठीक है, डिफाइन नहीं होता, क्योंकि नीचे कॉस आ जाता है ना। रेंज है ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। बट ये प्रिंसिपल डोमेन नहीं है ना, अब इसको काटना पड़ेगा। प्रिंसिपल डोमेन इज -π/2 से +π/2, ठीक है, इस तरीके से। cot x जो है, इट इज ओपन इंटरवल 0 to π एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर। sec x की जो डोमेन है, इट इज वी कैन से 0 to π एक्सेप्ट π/2। इस पर्टिकुलर डोमेन में, है ना, इस प्रिंसिपल डोमेन में ये इन्वर्टिबल हो जाता है। रेंज इज -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। एंड cosec x की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इट विल बी -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, राइट, -0, और इसकी रेंज विल बी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? ये सिर्फ अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन और रेंज बताई है, ठीक है। एक्चुअल में इस टेबल का आप इस्तेमाल करने वाले नहीं हो, बट इस टेबल से जो दूसरी टेबल पैदा होगी उसका इस्तेमाल करोगे। तो मैं अब वो वाली टेबल लिख रहा हूं, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा भैया, ये जो एफ इनवर्स फंक्शन है, यानी कि यहां पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है, और टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ठीक है। These are the inverse trigonometric functions, sin inverse, cos inverse, tan inverse, sec inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse। अब क्या होगा, जब इनवर्स बना दिया तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा और जो प्रिंसिपल डोमेन है वो प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा ना, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। तो यानी कि इस चीज को अपन उल्टा करके लिख देंगे ना, -1 to 1 एंड रेंज में। अगर मैं बच्चों सोचो, आपको ना जैसे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जनरली स्टार्ट ही यहां से करते हैं ना, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि भाई आईटीएफ टेबल लिख लो, राइट, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उस पर सीधी बात करनी शुरू कर देते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये आया कहां से, इसका कम से कम कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। अब एटलीस्ट आपको एक आइडिया है कि भाई देखो, हमने एग्जैक्टली यहां पे -π/2 से +π/2 में जब फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया तब एक आईटीएफ फंक्शन बना था, राइट, और उसी हिसाब से ये प्रिंसिपल डोमेन और रेंज आई थी, जिसका हम लोगों ने जब इनवर्स फंक्शन बनाया था तो डोमेन और प्रिंसिपल जो रेंज है वो बेसिकली इंटरचेंज हो गई थी, ठीक है। तो अब कम से कम एक कॉलम का आधार आपको पता है कि ये कैसे हुआ है ना, और ये कैसे आया, तो कम से कम आप सारे जो रोज हैं यानी कि सारे आईटीएफ्स जो हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक आइडिया आपको है कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर ऑलरेडी हमें बता चुके हैं, ठीक है। तो 0 to π, यहाँ पे इट इज ऑल रियल नंबर एंड इट इज -π/2 से +π/2, ठीक है। एंड कॉट इनवर्स में इधर डोमेन में ऑल रियल नंबर एंड इट इज 0 to π, ठीक है। एंड इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, और इट इज 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है, एंड इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, ठीक, ठीक है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, इट इज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज। ऑल राइट, ऑल सेट, वेरी गुड। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो साइन इनवर्स है, ठीक है, और देखा जाए, है ना, देखिए जब हम लोग इसको याद करेंगे अल्टीमेटली एक्चुअली में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ये याद नहीं करनी है, काम सिर्फ और सिर्फ ये आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ये काम आने वाला है, ठीक है। तो हमें इसको याद रखना है, राइट। अब इसको याद रखना है तो बेसिकली देखिएगा, जब हम डोमेन की बात करते हैं तो इन दोनों की एक जैसी सी लग रही है, इन दोनों की एक जैसी सी लग रही है डोमेन, और इन दोनों की एक जैसी सी लग रही है डोमेन, ठीक है। तो एटलीस्ट हमको 3 ही वैल्यू याद करनी है जो कि एक एक बार रिपीट हो रही है, राइट। और रेंज में हम लोग इसका पैटर्न देख सकते हैं ना, देखिए साइन इनवर्स की रेंज, टेन इनवर्स की रेंज और बेसिकली कॉसेक इनवर्स की रेंज, इन तीनों की रेंज मिलती जुलती सी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इधर क्लोज इंटरवल है, इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज -0 है। सिमिलरली इसकी और इसकी रेंज जो है वो मिलती जुलती है, इधर 0 to π क्लोज है, इधर 0 to π ओपन है, इधर 0 to π क्लोज -π/2 है। तो अपने को ये याद रखनी है, राइट, ये याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताएगा। अब यहां से ये जो टेबल है इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इतनी जानकारी प्लीज फटाफट से सभी बच्चे प्लीज नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स ये सब कुछ तो हमने कवर कर लिया, अब हमें सीखना है हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन आईटीएफ फंक्शन, ठीक है। सो आइए सीधा चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। जैसे इसने पूछा कि भैया हमको साइन इनवर्स -½ की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले एक बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का, एक बच्चे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है,
-1 to 1 एंड प्रिंसिपल रेंज क्या है ये। तो एक बच्चे को सबसे पहले ये टेबल याद होनी चाहिए जिसमें कि साइन इनवर्स का उसे डोमेन और प्रिंसिपल रेंज पता होनी चाहिए, राइट। तो ये है हमारी प्रिंसिपल रेंज। अच्छा, अब जो ये कह रहा है ना कि साइन इनवर्स -12 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करती है। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है किसी भी आईटीएफ की, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करती है बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स लिखवा रहा हूं, है ना। तो आइए जरा मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स लिखवा रहा हूं, उनको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। आइए जरा एक तो ध्यान से देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, राइट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, cos inverse x, tan inverse x, right, and cot inverse x, right, sec inverse x and cosec inverse x। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इन सभी आईटीएफ में आपके पास देखें तो ये जो x क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है बेसिकली। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स है। ये सारे के सारे एक्स कैसे हैं, पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स है। तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देंगे, है ना। कहां देंगे भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, अगर मैं बोलूं कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई कॉट इनवर्स 1/√3, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भैया, कॉट की वैल्यू 1/√3 कहां होती है, बेसिकली कॉट की वैल्यू 1/√3 जो है वो होती है भाई 10 की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है। सो कॉट की वैल्यू 1/√3 60 डिग्री पे होगी ना, तो π/3, ठीक है ना। कॉट की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/√3 होती है। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देख ला। अच्छा, अब एक चीज देखो आप कि कॉट इनवर्स की जो डोमेन है, अगर आप देखेंगे कॉट इनवर्स की जो डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज है, अगर आप उसे देखेंगे, सो डोमेन जो है इसकी कितनी है भैया, ऑल रियल नंबर, एंड जो रेंज है इट इज ओपन इंटरवल 0 to π। तो अगर आप साफ साफ देखें तो ये प्रिंसिपल रेंज है, राइट, और ये क्या है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो क्या ये π/3 0 to π से बिलोंग करता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्या दिया हमने, सही आंसर दे दिया। तो अगर कभी भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकालना है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, और वो हमेशा क्या करेगा, बिलोंग करेगा प्रिंसिपल रेंज से, वो हमेशा प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा। ये बात सही में ध्यान रहेगी कि आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगी क्या। एक और एग्जांपल दे दूं कि आपको, लेट्स से एक आप और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सेक इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ मुझे, तो देखो सेक 2 वहां होता है जहां पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, राइट। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 60 डिग्री पे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। भाई देखो ना, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 होती है, राइट। तो इसका मतलब सेक की वैल्यू 60 डिग्री पे 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब सेक की इनवर्स 2 की वैल्यू तो π/3 होगी ना बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस एंगल पे कितनी वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये हो गया, इसको हटा दें क्या, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब दूसरा शॉर्टकट लिखवाने जा रहा हूं, जरा दूसरा शॉर्टकट देखिएगा। ये तो था पॉजिटिव एंगल्स के लिए, अब नेगेटिव एंगल्स के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कभी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि साइन इनवर्स पे एक नेगेटिव एक्स है, या फिर टेन इनवर्स पे नेगेटिव एक्स है, या फिर कॉसेक इनवर्स पे
नेगेटिव एक्स है। तो इन तीनों ही केस में आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स करके सॉल्व करना है। माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी कि अब बचा वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर ही दोगे ना। ये तो आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा और उसमें जब नेगेटिव लग जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। तो ये सारे के सारे एंगल्स कहां बन रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल्स मिल रहे हैं आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल मिलेंगे, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, तो आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। और साइन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू कहां होती है बच्चों? पाई बाई फोर पे, तो माइनस पाई बाई फोर। साइन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू कहां होती है? पाई बाई फोर पे। तो देखो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल मिल गया। राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज। क्लियर है क्या? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे पूछ रहा था वो आपसे, तो साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल मतलब माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन की वैल्यू वन बाई टू कहां होती है? 30 डिग्री पे, विच इज पाई बाई 6। तो इसीलिए माइनस पाई बाई 6 आपका आंसर था। और ध्यान से देखो, ये जो माइनस पाई बाई 6 है, ये जो माइनस पाई बाई 6 है, वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है। ये भैया साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? माइनस 90 से प्लस 90। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कि यस, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तीसरा शॉर्टकट आ जाता है कि अगर कभी आपको कॉस इनवर्स नेगेटिव एंगल है, या फिर आपके पास लेट अस से कॉट इनवर्स नेगेटिव एंगल है, या फिर आपके पास सेक इनवर्स नेगेटिव एंगल है, तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा? आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखोगे, एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखोगे। यानी कि इन तीनों ही केसेस में आप ये मान लो कि आपको कौन से क्वाड्रेंट का एंगल मिल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे कॉट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? कॉट इनवर्स माइनस वन की, तो मैं क्या कहूंगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स वन करूंगा। और कॉट की वैल्यू वन कहां होती है? पाई बाई फोर पे, 45 डिग्री पे। तो पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि 4 एकम 4 में से एक गया, 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, है ना। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप इनको, या शॉर्टकट्स टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू, शॉर्टकट टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको सभी बच्चे प्लीज कॉपी पे नोट कर लेंगे, शॉर्टकट टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब यही शॉर्टकट फटाफट से 2 4 5 क्वेश्चन पे लगाते हैं और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फटाफट से नोट करिएगा प्लीज। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे करोगे भैया? सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू में। तो कॉसेक 2 वहां होता है जहां पे साइन की वैल्यू राइट 1/2 होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है? 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 है ना, 180/6 है ना। तो इसका मतलब कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 6। समझ में आ रही है ना भैया बात? तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। और ये वैल्यू देखोगे तो आप कॉसेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। कॉसेक इनवर्स की अगर रेंज की बात करें, ठीक है ना, तो कॉसेक इनवर्स की रेंज जानते हो आप? अभी आपने टेबल देखी तो डोमेन में तो आ जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज में आ जाते हैं कैसे नंबर्स भैया? 0 टू पाई, सॉरी -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है ना। तो देखो ये जो π/6 वैल्यू है राइट, वो इससे बिलोंग कर रही है ना। किससे बिलोंग कर रही है? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रही है ना, इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रही है। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? वंडरफुल। तो ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये कॉसेक इनवर्स की रेंज और डोमेन क्या होता है,
या फिर साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो यहां से हमें पता चला कि भाई जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो सकती है तो इसका मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू भी 2 हो सकती है, ठीक है। तो यहां से हमने वो चीज इस्तेमाल करी है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जैसे कॉट इनवर्स -1/√3, तो मैंने आपको क्या सिखा रखा था कि कॉट इनवर्स -1/√3 मतलब अगर देखा जाए तो कॉट इनवर्स -x में मैंने आपको क्या सिखा रखा है, इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, राइट। तो आपको भी क्या करना है, फिर आपको भी तो फिर यही करना है ना कि भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स, है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अच्छा, आपको इस बात का आइडिया है क्या कि कॉट की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? अभी तो बताया था, कॉट बेसिकली अगर हम बात करें तो 60 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो कॉट की वैल्यू कॉट इनवर्स 1/√3 क्या दे देगा हमें, π/3, है ना। कॉट इनवर्स 1/√3 पे क्या देगा अपने को, π/3, और 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। चेक कर लो, ब्यूटीफुल आंसर, राइट। और फाइनल आंसर निकालने के बाद कभी भी ये मत भूला करो कि ये जो आंसर है वो आपका कहां बिलोंग कर रहा है, बेसिकली कॉट इनवर्स की रेंज में, है ना। अगर कॉट इनवर्स की रेंज लिखना चाहें हम लोग तो कोई बताएगा कॉट इनवर्स की रेंज क्या होगी? भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है तो डोमेन में तो क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, बट रेंज में ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो देखो आपका ये जो आंसर है ना वो 18 दूनी 36/3 120 डिग्री है, जो कि 0 to पाई से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, ये है। ऐसे ही करके ना हर क्वेश्चन में डोमेन और रेंज लिख के देखा करो, सो दैट कि सिर्फ कुछ लोग होते हैं ना भेड़िए की तरह एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई मैं जो आंसर निकाल रहा हूं वो सही है कि नहीं है, बस तुक्का तुक्का चल रहा है, राइट। और तुक्के से ठीक है, भारत में आम आदमी वाला जो जीवन है वो तो जीने में कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप मैथ्स पढ़ो भी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ भी अच्छा करने के लिए तुक्का नहीं चलता है ना। सो इसलिए थोड़ा सा देखा करो कि यार ये जो मेरा आंसर आया है वो एग्जैक्टली प्रिंसिपल वैल्यू ही है कि नहीं है ना। क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती भाई, है ना। मैथ्स तो ठीक है, गलती हो गई तो ठीक है, तुम आगे ज़्यादा चेक कर लोगे, लेकिन हैबिट डेवलप करो कि हमारी तरफ से गलती हो ही नहीं, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे कॉस इनवर्स -½ है तो मुझे पता ही है कि कॉस इनवर्स -x को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इट विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स x करके सॉल्व करता हूं मैं। तो इसका मतलब मैं इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ करके सॉल्व कर लूंगा, यानी कि कॉस की वैल्यू ½ कहां होती है, 60 डिग्री पे। भाई देखो ना, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे ½ होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कॉस इनवर्स ½ क्या होगा, π/3 होगा ना, राइट। तो कॉस इनवर्स ½ की वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन, π/3 लिख देंगे, एंड इसका आंसर भी 2π/3 हो जाएगा। और देखो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ये कॉस इनवर्स की, अब कॉस इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखेंगे तो डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई, राइट। तो ये जो क्वांटिटी अगर आप बहुत ध्यान से देखो 2π/3 वो बेसिकली कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो हमेशा आपको जो आंसर आना चाहिए वो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स समथिंग। तो कॉस इनवर्स समथिंग है तो इसका जो आंसर आएगा वो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो यस ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिख देना कि भैया क्लियरली 2π/3 है ना, लिख देना कि भैया जो 2π/3 है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है। ऐसे करके लिख दिया करो मेरे भाई, है ना। प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, ठीक है। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें मैं लिखवाता रहता हूँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता। जैसे ये वाली बात लिखवा दी तो ये तो
प्रॉपर्टी लिखवाई ना, अभी शॉर्टकट लिखवाया पीछे। अच्छा, ये जानकारी के लिए लिखवा दिया, ये वाली बात तो ठीक है, और ये भी जानकारी के लिए लिखवा दिया। तो ये सब बातें तो मैं जानकारी के लिए लिखवाता रहता हूं, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन तो सिर्फ इतना सही है, सॉल्यूशन तो सिर्फ इतना सही है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक है। चलेंगे आगे अब नेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि एग्जैक्टली कैसे ये वर्क कर रहा है। तो एक क्वेश्चन अपन और करेंगे एंड देन दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। फिर उसके बाद सीधा आप क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, sec इनवर्स 2/√3। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यार ये तो पॉजिटिव एंगल है भैया, ठीक है, तो अपने को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर मिल जाएगा ना, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर मिल जाएगा। अब देखो sec की वैल्यू राइट किस जगह पे 2/√3 होती है, किस जगह पे 2/√3 होती है sec की वैल्यू? जिस जगह पे cos की वैल्यू √3/2 होती है, और cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो ऐसी sec की वैल्यू भी π/6 पे ही 2/√3 होगी, है ना। भाई देखो ना, sec की वैल्यू कहां पे 2/√3 होगी? जहां पे cos की वैल्यू √3/2 होगी ना, इसका उल्टा होगी, और cos की वैल्यू √3/2 होती है π/6 पे, तो इसका मतलब π/6 पे ही sec की वैल्यू भी 2/√3 होगी, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई sec इनवर्स 2/√3 की बात है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें आंसर मिलना था, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आंसर है वो कितना है ना, इट इज π/6। तो π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, तो यही समाप्त करते हैं हम लोग अपना 2.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें बहुत ही बढ़िया समझ में आई होगी। कुछ भी कमी रह गई होगी तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। और आई थिंक 1-2 क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट में बचे हुए हैं, हाँ 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए यार। ओके, जैसे ये क्वेश्चन अभी बचा हुआ ही है ना, 1-2 क्वेश्चन है, इसको भी निपटा लेते हैं। सो cosec इनवर्स -√2, ठीक है ना, इसको कैसे निकाल देंगे भैया? अब मुझे भी पता है कि देखो क्या, cosec इनवर्स अगर नेगेटिव x होता है तो मैं पाई माइनस cosec इनवर्स x करके सॉल्व करता हूं क्या? नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूं माइनस cosec इनवर्स x से, ठीक है, ठीक है। जब नेगेटिव में cosec इनवर्स x है तो मैं इसको माइनस cosec इनवर्स x करके सॉल्व करता हूं। तो यहां पे तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस cosec इनवर्स √2, और cosec की वैल्यू √2 कहां होती है? देखिए, cosec की वैल्यू किस जगह पे √2 होती है? जहां पे साइन की वैल्यू 1/√2 हो। भाई साइन और cosec रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो साइन की वैल्यू तो भैया π/4 पे 1/√2 होती है, तो ऐसे ही इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो cosec की वैल्यू भी π/4 पे √2 हो जाएगी, और इस बात का इस्तेमाल करेंगे तो cosec इनवर्स √2 विल बी π/4। तो cosec की वैल्यू कहां पे √2 होगी? π/4 पे। तो आपके पास नेगेटिव π/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा प्लीज। ऑल राइट, ऑल सेट, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो ये कॉम्बो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कॉम्बो क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं भैया कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स √3 है, और ये तो एक पॉजिटिव एंगल है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर दे देगा, माइनस अब sec इनवर्स -2 है, तो इस क्वांटिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो tan इनवर्स √3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या दे देगा? tan की वैल्यू √3 कहां होती है भैया? 60 डिग्री पे, π/3 पे, माइनस अब sec इनवर्स -2 विल गिव अस पाई माइनस sec इनवर्स 2। हमें पता है ना कि भाई sec इनवर्स माइनस x जो है वो बेसिकली पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाता है, तो इट मीन्स इट विल कम आउट एज पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, sec की वैल्यू 2 कहां होती है? देखिए ना, sec की वैल्यू 2 कहां होगी? जहां पे cos की वैल्यू
1/2 होगी, और कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब cos 60 पे अगर 1/2 है तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो sec की वैल्यू 2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो π/3 माइनस पाई और प्लस π/3, तो यानी कि 2π/3 माइनस पाई मीन्स माइनस का π/3, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, यस बी इज योर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है 2.1 का बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कुछ भी कमी रह गई होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज वाइज जो स्टडी है, यानी कि हर एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको विद्या वाइज क्लास 11th एंड 12th चैनल, जो कि हमने नया चैनल बनाया है बच्चों के लिए कि जिससे कि वो एक्सरसाइज वाइज स्टडी कर सकें, राइट। तो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई जो है वो विद्या वाइज क्लास 11th एंड 12th चैनल पे, और पूरे चैप्टर के कंप्लीट वन शॉट जो हैं वो हम डालेंगे सीबीएसई क्लास वीडियोस चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के ऊपर और इसके नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ दोनों को आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।